कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस क्लास में हम बोर्ड का जो नमूना प्रश्न पत्र 2023 परीक्षा के लिए यानी कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है बोर्ड ने हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इसके जो चारों सेक्शन है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं समयावधि 3.25 घंटे की है और ये पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का है। ये सारी चीज़ें और निर्देश आप जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला दिया हुआ है खंड अ, और खंड अ में आपको मिलेंगे दो जो है वो एक गद्यांश और एक पद्यांश मिलेगा। उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे और उसके बाद में आपको मिलेंगे तिलघुत्रात्मक प्रश्न। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे। ये जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है ये जो अपठित गद्यांश है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और फिर इसके बाद में अपठित पद्यांश दिया हुआ है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, उसके बाद में फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन, फिर आगे वाले जो बड़े प्रश्न है इसका भी हम यहाँ पे आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। और इसके जो विद सॉल्यूशन आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसका वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 6-6-12 प्रश्न दिए हुए हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला दिया हुआ है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लिखा है कि पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। ठीक है, तो एक बात दूसरी ये ध्यान रखना है कि जो पंक्ति पहली पंक्ति जो है गद्यांश की उसमें आपको शीर्षक मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न आपका आता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, तो आपको शीर्षक लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको शीर्षक पहली पंक्ति में मिल जाएगा। आगे लिखा है कि मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। पुस्तकालय की बात हो रही है कि पुस्तकालय में बहुत कम शुल्क पर हमें बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें भी पढ़ सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहाँ से प्राप्त हो सकती है। तीसरे, मतलब ये पुस्तकालय से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, पुस्तकालय की उपयोगिता के बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, उसके महत्व के बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तीसरे, कि उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। चौथे, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती है। यही कारण है कि उच्च कक्षा और किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं, तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सबसे सस्ता मनोरंजन का साधन है। तो हमने इस कंप्लीट पैराग्राफ को गद्यांश को हमने पढ़ा है और अब आइए हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो लिखा है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, पहला प्रश्न है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से आपको इसका जो राइट ऑप्शन आपको लगता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपना आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। तो देखो, अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दो और फिर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला है कि मनुष्य का मान बढ़ाने में पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता। दूसरा है मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में। तीसरा है मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में और चौथा है मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है कि पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि, इसलिए इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। अब नहीं शब्द पे ध्यान देना है आपको। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो विशेष ध्यान देना है आपको। नहीं शब्द पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको आता हुआ प्रश्न भी आप गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा पहला ऑप्शन कि पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में
ऑप्शन 2 है अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, ऑप्शन स है उपदेश और मनोरंजन के रूप में, और ऑप्शन द है अमानवीय बुराइयों को उबारने में। तो देखिए कि पुस्तकालय की उपयोगिता पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने में है, और अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में भी है, उपदेश और मनोरंजन के रूप में है, लेकिन अमानवीय बुराइयों को उबारने में पुस्तकालय की उपयोगिता हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, पुस्तकालय का योगदान नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द, ठीक है ना, कि अमानवीय बुराइयों को उबारने के रूप में पुस्तकालय का योगदान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। ऑप्शन 1 समय का सदुपयोग करने वाले, ऑप्शन ब है समय का दुरुपयोग करने वाले। पहला है समय का दुरुपयोग करने वाले, ऑप्शन ब है समय का सदुपयोग करने वाले, ऑप्शन स है उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक, और ऑप्शन द है खेलों में दक्षता के अभिलाषी। इसमें ना यहाँ पे देखेंगे आप, इसका सही जवाब रहेगा उच्च कक्षा और विशिष्ट योग्यता के इच्छुक विद्यार्थी, है ना, ये गलत है, इसका ये जवाब नहीं रहेगा। उच्च कक्षा और विशिष्ट योग्यता के इच्छुक विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो तीसरे का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। और मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान ये नहीं है, ठीक है, बाकी हमने ये कर दिया, इसका देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय शब्द पुस्तक धन आलय 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यहाँ पे अब 4 ऑप्शन है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, ऑप्शन स है विसर्ग संधि, और ऑप्शन द है अयादि संधि। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब रहेगा कि पुस्तकालय में जो है ना, यहाँ पे देखिए क में अ है, अ की ध्वनि है, और आ आगे है, अब इसका आ है, तो अ और आ के मेल से जो एक नया वर्ण बनेगा वो आ बनेगा, और इस प्रकार यहाँ पे दीर्घ संधि है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, दीर्घ संधि जो है वो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो क्या शीर्षक है। ऑप्शन आ देखेंगे पुस्तकालय का महत्व, ऑप्शन ब है ज्ञान का भंडार, ऑप्शन स है पुस्तकों की उपयोगिता, और ऑप्शन द है सच्चा साथी। तो जो उपयुक्त गद्यांश है इसका हमें शीर्षक देना है। तो मैंने बताया था आपको पहली पंक्ति में, तो यहाँ पे लिखा पुस्तकालय का महत्व, है ना, पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। तो पुस्तकालय की बात हो रही है, नहीं पुस्तकालय के महत्व की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, पुस्तकालय का महत्व इसका सही जवाब है ना, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक रहेगा अ। और नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा कि अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है। ऑप्शन 1 पुस्तकालय, ऑप्शन ब है विद्यालय, ऑप्शन स है खेल का मैदान, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, पुस्तकालय जो है वो अवकाश के समय में हमारा सबसे बड़ा सच्चा साथी है। तो हमने 6 प्रश्न किए, और अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पद्यांश है, अपठित पद्यांश, इसका हम हल करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। और दोस्तों ये जो PDF अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, इसकी जो PDF वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PPT मिलेगी, PDF मिलेगी, और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लाइव क्लास में अल्टरनेटिव डेज में हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो जरूर 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर से हम शुरू करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। और यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लिखा है कि कातरता, चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसा कर मुझे अनलंघ्य सागरों में फेंका है। अनलंघ्य का मतलब होता है जिसे लांगा न जा सके, है ना। अनलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहाँ भी ज्योति की मसाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा।
तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है, पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। तो ये गांधी जी जो है वो स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेज़ों के बारे में ये सब सारी चीज़ें लिखी है। तो पहला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, कि कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है। ऑप्शन 1 है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन 2 है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन द है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सा, महात्मा गांधी के बारे में कवि ने यहाँ पर जो है वो ये इस भावों का उल्लेख जो है वो किया है। अगला प्रश्न है 8वां, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। ऑप्शन 1 है कि मैं मरने के बाद कल फिर जन्म लूँगा, ऑप्शन ब है कवि बार बार मरना और जन्म लेना चाहता है, ऑप्शन स है देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और ऑप्शन द है मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन द, मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। ऑप्शन द इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला 9वां प्रश्न है कि सुनसान का गला घोंटा है का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन 1 है कि सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी, ऑप्शन ब है सुनसान में ले जाकर व्यक्ति का गला घोंट दिया, ऑप्शन स है सोने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी, और ऑप्शन द है सुनसान स्थल पर सुंदर गीत गाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, सोने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी। सही जवाब है ऑप्शन स। अगला प्रश्न है कि किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती हैं, शैली भेद के अनुसार उपर्युक्त पद्यांश की लेखन शैली कौन सी है। वैसे लेखन शैलियाँ होती हैं जैसे आत्मकथा शैली है, वर्णनात्मक शैली है, संवाद शैली है, प्रश्न शैली है, और भी कई सारी शैलियाँ होती हैं। तो ये जो पद्यांश दिया हुआ है ऊपर, इसकी शैली कौन सी है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, ये आत्मकथा शैली है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है कि उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटिए। ऑप्शन 1 है ज्योति की मशाल, ऑप्शन 2 है अग्रदूत, ऑप्शन स है मानवता की मसीहा महात्मा गांधी, और ऑप्शन द है महावीर स्वामी। तो इसका सही जवाब रहेगा मानवता की मसीहा महात्मा गांधी, ऑप्शन स इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 12वां, अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब इसका विपरीत शब्द बताना है। तो ऑप्शन 1 है दुर्लंघ्य, ऑप्शन 2 है लंघ्य, ऑप्शन स है अलंघ्य, और ऑप्शन द है सुलंघ्य। तो यहाँ पर अनलंघ्य का मतलब होता है जिसे लांघा न जा सके, और इसका ऑपोजिट वर्ड यानी इसका जो विपरीतार्थक शब्द है वो है लंघ्य, यानी जिसे लांघा जा सके। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ब। ठीक है, अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले। तो अभी हमने इसका जो अपठित गद्यांश है उसके 6 प्रश्न कर दिए, उसके बाद में अपठित पद्यांश के 6 प्रश्न कर दिए। तो इस तरीके से 12 तो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, और इसके बाद में फिर आपके 6 आएंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और 12 आपके आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर खंड ब शुरू होगा, स्थानों की पूर्ति वाले जो आपके प्रश्न उत्तर है इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे सभी वीडियोज़ की PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं, और ये जो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं इसी प्रकार के और मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर में आपको जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने हमारे ऐप में आपके लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, और वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और PDF मिलेगी वहाँ पर आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियाँ हैं, कितनी बोलियाँ हैं। तो हिंदी भाषा के परिवार में 15 बोलियाँ हैं, आपको यहाँ लिखनी है 15 बोलियाँ हैं। ठीक है, 15 बोलियाँ हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन लिपि है, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, और इस तरीके से जैसे पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, तो अंग्रेजी की लिपि जो है वो रोमन लिपि है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो देखिए 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है कि किसी शब्द को या किसी वाक्य को पढ़ते ही अगर हमें उसका सीधा सीधा अर्थ, सरल सीधा अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए तो वहाँ पर
अभिधा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ लक्षणों के आधार पर हमें अगर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और तीसरी शब्द शक्ति होती है व्यंजना, जिसमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार वाक्य का अर्थ अगर हमें समझना पड़े, है ना, सबके लिए इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है परिस्थितियों के अनुसार, तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये सारी शब्द शक्तियाँ हम पढ़ेंगे, वैसे हमने पढ़ रही है, और अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो हम प्लेलिस्ट हैं अलग अलग हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और नेक्स्ट हम आगे आने वाले एक वीडियोस में फिर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सीधा अर्थ इसका हमें समझ में आ रहा है, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही अर्थ कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि शब्द शक्ति जो है वो अभिधा शब्द शक्ति, आप यहाँ पे लिखेंगे अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कि जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी लक्षणा मानी जाती है। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति जो है ना, इसके फिर भेद हैं अलग अलग। तो यहाँ पे क्या करा है कि विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के अगर लक्ष्यार्थ लिया जाता है तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। प्रयोजनवती, प्रयोजन जो जैसे लिखा हुआ ना प्रयोजन, और पीछे लगाएंगे आप वती, तो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पढ़ंत काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो ये जो यहाँ पे जो काव्य पंक्ति है इसमें रूपक अलंकार है, यहाँ पे आप लिखेंगे रूपक अलंकार। वैसे ही अलंकारों का पूरा टॉपिक हमने पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और अगर आप लोग और अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम अलंकारों को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। और जो भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी पर वीडियो बना करके और आपको जो है वो टॉपिक अवेलेबल करा दूंगा, मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा। आगे अगली पंक्ति दी हुई है कि गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की है, अतः यहाँ पे अलंकार कौन सा है। तो देखिए अलंकार है और शब्द शक्तियाँ हैं और आपके व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे हमने कवर करवा दिए हैं, और ये सारे वीडियोस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए जब जहाँ पर सा है, जैसा है, सा है, तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा, ठीक है ना। इस वाक्य में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पे दिया ना, कॉरम का मतलब होता है गणपूर्ति, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, परिसंग, फीचर, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये हम करेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो बाकी वाले जो क्वेश्चंस है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा। और इस वीडियो को आप इस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए साथी हैं अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।